हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, सबकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। तो रीड का सेशन चल रहा था, रीड का सेशन स्टार्ट किया था कल, और उसमें रीड लेवल 2 की मैं बात कर रही हूँ। सूक्ष्म जीव है वो टॉपिक स्टार्ट किया था। सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीव में पार्ट फर्स्ट में क्राइटेरिया देखा था कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। देन जो घरेलू प्रोडक्ट होते हैं, घरेलू उत्पाद होते हैं, उनमें जो सूक्ष्म जीव इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। आज जो डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट जो पार्ट है कि औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीव हैं वो किस प्रकार से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। औद्योगिक उत्पादों में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में सूक्ष्म जीवों का, औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीव का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो उपयोग है या जो रोल है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, किस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उद्योगों में जो विभिन्न सूक्ष्म जीव होते हैं वो अलग अलग प्रकार से अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं तो जो मादक पेय पदार्थ होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें बेवरेज कहा जाता है। बेवरेज। नेक्स्ट मैं इसकी कैटेगरी में बात करूं तो जो एंटीबायोटिक है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में होते हैं और वो सूक्ष्म जीव से निर्मित किए जाते हैं एंटीबायोटिक, जिन्हें प्रतिजैविक कहा जाता है। तो औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीव है, इनको बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है, बड़े पैमाने पर उनको एकत्रित किया जाता है, बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। तो जिस बर्तन में सूक्ष्म जीवों को तैयार किया जाता है उसे कहा जाता है फर्मेंटर, या इसका दूसरा नाम है वो है किण्वक। फर्मेंटर को हिंदी में कहा जाता है किण्वक। ये बात होती है इंडस्ट्रियल एरिया में, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका वो प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले मैं 1 by 1 स्टडी करते हैं जो फर्मेंटेड बेवरेज हैं, यानी कि किण्वित जो पदार्थ हैं उसके बारे में। सबसे पहले जो किण्वित पदार्थ है उसके बारे में, किण्वित पदार्थ या किण्वित आप पेय पदार्थ भी बोल सकते हो। तो किण्वित पेय पदार्थ हैं, फर्मेंटेड जो बेवरेज है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। होता यह है कि मैंने कल एक चीज बताई थी आपको, यीस्ट के बारे में बताया था, जिसको सैकेरोमाइसेस सर्वेसी भी कहा जाता है। यीस्ट के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो वाइन है, विभिन्न प्रकार की जो बियर है, वाइन बियर आप बोल सकते हो, विस्की जो ब्रांडी है, जो रम है, इनका ये क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ही तो है। तो विस्की है, बियर है, वाइन है, ब्रांडी है, रम है, इनका जो निर्माण है वो एक विशेष प्रकार का फंजाई होता है, कवक होता है, यीस्ट होता है, उस सैकेरोमाइसेस सर्वेसी के द्वारा इनका जो निर्माण है वो किया जाता है। होता यह है कि जो ये यीस्ट है, इस यीस्ट को एक नाम और है जिसे ब्रीवर्स यीस्ट है। सैकेरोमाइसेस सर्वेसी को ब्रीवर्स यीस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस ब्रीवर्स यीस्ट का जो उपयोग है, वो ब्रेड बनाने में आपकी जो माल्टेड जो सीरियल्स होते हैं, जो सीरियल्स को धान कहा जाता है, जो माल्टीकृत जो धान होते हैं, इनका जो फ्रूट के जो रस होते हैं, फ्रूट जूस होते हैं, इनके जो इनसे है
फ्रूट जूस है, माल्टेड सीरियल्स हैं, इनके द्वारा क्या किया जाता है, अल्कोहल, इनके द्वारा अल्कोहल का उत्पादन है वो किया जाता है, एथेनॉल का उत्पादन इनके द्वारा किया जाता है, और वो किया जाता है इस यीस्ट के उपयोग के द्वारा। इनके माध्यम से अल्कोहल या बोल सकते हो एथेनॉल, इसका है वो प्रोडक्शन किया जाता है, फर्मेंटेशन करके इनका उत्पादन किया जाता है। इसकी में जो अल्कोहल पेय पदार्थ की जो प्राप्ति है, जो अल्कोहल जो पेय पदार्थ की जो प्राप्ति है, पेय पदार्थ की जो प्राप्ति है वो किस पर निर्भर करती है, वो इस पर निर्भर करती है कि जो रॉ मटेरियल है, कच्चा पदार्थ है, जैसे कि गेहूँ है, जौ है, ग्रेप्स है, कुछ भी जो रॉ मटेरियल जिसे कच्चे पदार्थ कहा जाता है, कच्चा पदार्थ, उस रॉ मटेरियल से मैंने बताया अल्कोहल का प्रोडक्शन किया जाता है। तो वो रॉ मटेरियल पर डिपेंड करता है कि उसका सूक्ष्म जीव के द्वारा केवल किण्वन करवाया जा रहा है या फिर सूक्ष्म जीव के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो आश्वन है, विभिन्न जो अलग और प्रोसेस हैं वो करवाई जा रही हैं, अलग संसाधन करवाया जा रहा है, जैसे कि आश्वन वगैरह, आश्वन मेथड के द्वारा। तो ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का पेय पदार्थ प्राप्त करना है, जिस टाइप का पेय पदार्थ प्राप्त करना है उसके अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल का या तो फर्मेंटेशन करवाया जाता है, देन उसके साथ साथ में या फिर जो आश्वन मेथड है वो भी अपनाया जाता है। मैं एग्जांपल की मैं बात करूं तो मैंने अभी बताया है वाइन और जो बियर है, वाइन एंड जो बियर है उसको बिना आश्वन के तैयार किया जाता है, आश्वन मेथड है वो उपयोग में नहीं लिया जाता है वाइन और बियर के निर्माण के लिए। देन मैं बात करती हूँ जो विस्की है, जो ब्रांडी है और जो रम है, इनके निर्माण के लिए क्या किया जाता है, किण्वन के साथ साथ में आश्वन मेथड है इसका भी उपयोग में लिया जाता है, इसको आप ध्यान में रख लेना। तो औद्योगिक उत्पाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से उपयोग सिद्ध हो रहे हैं, किण्वित पेय है, फर्मेंटेड जो बेवरेज है, इनको बनाने में सेक्यूरोमाइसेस सर्विस यीस्ट का उपयोग किया जाता है, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, इनका जो निर्माण है वो फर्मेंटेशन और उसके साथ साथ में किण्वन और उसके साथ साथ में आश्वन किस विधि से हम करना चाहते हैं, किस प्रकार का पेय पदार्थ में प्राप्त करना है, वो मेथड है वो अपनाया जाता है। और ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ रॉ मटेरियल के रूप में काम करते हैं। मैं एक चीज का नाम बार बार ले रही हूँ, फर्मेंटेशन, किण्वन। बोले मैम आपने ये नहीं बताया कि होता क्या है, तो मेरे दिमाग में अभी मैंने सोचा कि पता होगा लेकिन मैं बता देती हूँ कि फर्मेंटेशन ये है कि आप इतना ध्यान में रख लो कि सूक्ष्म जीव के उपयोग के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा जब शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है तो उससे अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है तो उसे किण्वन कहा जाता है, फर्मेंटेशन कहा जाता है। याद रखिएगा जो किण्वन की खोज है, फर्मेंटेशन की जो खोज है वो की थी साइंटिस्ट लुई पाश्चर ने, इम्पोर्टेंट है ध्यान में रख लीजिएगा, और वो की थी 1857 में। किण्वन की खोज लुई पाश्चर नामक साइंटिस्ट ने की थी 1857 में। नेक्स्ट बात करते हैं एंटीबायोटिक के बारे में, प्रतिजैविक के बारे में। एंटीबायोटिक क्या होती है, सबसे पहले कौन सी एंटीबायोटिक तैयार की गई थी। एंटीबायोटिक भी आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में शामिल होती है। एंटीबायोटिक है वो औद्योगिक उत्पाद में शामिल होती है और उसका निर्माण भी जो प्रतिजैविक और उसका जो निर्माण है वो भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है। 20वीं शताब्दी में जो इम्पोर्टेंट डिस्कवरी हुई थी,
20वीं शताब्दी में जो इम्पोर्टेंट डिस्कवरी हुई थी वो थी एंटीबायोटिक की खोज, और जो कि मानव कल्याण के लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। एक शब्द है यहाँ पे, जैसे मैं लिख रही हूँ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। अब ये शब्द है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पे एक शब्द आ रहा है एंटी, और दूसरा शब्द आ रहा है बायोटिक यानी बायो। एंटी का मतलब है, एंटी का मतलब है, एंटी एक ग्रीक भाषा का वर्ड है, एंटी एक ग्रीक भाषा का शब्द है, और इसका मतलब होता है खिलाफ। और आपको विदित होगा कि बायो का मतलब तो जीवन होता ही होता है, यानी कि इन दोनों शब्दों को मैं आपस में मिला दूं तो एक नया शब्द बनता है। नया शब्द क्या है? जीवन के खिलाफ, जीवन के खिलाफ। अब बोले मैम एंटीबायोटिक तो आप उपयोगी बता रहे हो कि एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में ये यूज में ली जाती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की कैटेगरी में आती है, सूक्ष्म जीव के द्वारा निर्मित होती है, लेकिन यहाँ पे आपने जीवन के खिलाफ ये शब्द यूज में क्यों लिया है? तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि ये है कि जो रोग हो रहा है, यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो रोग उत्पन्न हो रहा है, उस रोग के संदर्भ में जो यहाँ पे मैंने नाम लिया है जीवन के खिलाफ है, ये जो जीवों से जो रोग हो रहा है, सूक्ष्म जीव से जो रोग है, उस रोग के संदर्भ में है, उसके खिलाफ, जीवन के खिलाफ। लेकिन मानव के संदर्भ में इसका अर्थ होगा जीवन के प्रति। मानव के संदर्भ में देखें तो इसका जो अर्थ होगा वो है जीवन के प्रति। अब बोले मैम एंटीबायोटिक के बारे में परिभाषा बता दो, डेफिनेशन क्या होती है, क्या डेफिनेशन होती है एंटीबायोटिक की? एंटीबायोटिक है वो क्या होता है कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न ऐसा केमिकल, ऐसा रासायन होता है। एंटीबायोटिक प्रतिजीवी क्या होता है? सूक्ष्म जीव के द्वारा उत्पन्न ऐसा रासायन या केमिकल जो कि सूक्ष्म जीवों को, जो सूक्ष्म जीव रोग फैला रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। एंटीबायोटिक है सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न ऐसा रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो रोग फैलाए जाते हैं उन सूक्ष्म जीवों को, यानी कि अलाभकारी सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है, इसे ही एंटीबायोटिक कहा जाता है। सबसे पहले जो एंटीबायोटिक की खोज हुई थी, सबसे पहले जो एंटीबायोटिक की खोज हुई थी वो एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जिस एंटीबायोटिक की खोज हुई थी, डिस्कवरी हुई थी, वो थी पेनिसिलिन। और इसकी जो डिस्कवरी है वो एक एक्सीडेंट मानी जाती है, वो एक घटना मानी जाती है। एक्सीडेंट या घटना इसलिए मानी जाती है कि हुआ यूँ था कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और ये जो बात है वो है 1929 की, 1929 की बात है। साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट थे वो प्रयोग कर रहे थे, किस पर प्रयोग कर रहे थे? वो प्रयोग कर रहे थे स्ट्रेफिलोकोकस जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, उस पर वो प्रयोग कर रहे थे। स्ट्रेफिलोकोकस जो बैक्टीरिया है उस पर प्रयोग कर रहे थे।
प्रयोग के दौरान जब लेबोरेटरी में वो स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ प्लेट थी, मोस्ट ऑफ प्लेट थी वो साफ थी जिन पर वो प्रयोग कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक प्लेट ऐसी थी जो कि साफ नहीं थी, उस पर डस्ट थी, वो धुली हुई नहीं थी। हुआ यूँ था कि जो बाकी जो प्लेट थी उन पर स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु है वो ग्रोथ कर गया, लेकिन जो प्लेट धुली हुई नहीं थी, जो साफ नहीं थी, उस पर स्ट्रेप्टोकोकस है, बैक्टीरिया है, वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा था। उस जो प्लेट है उस पर ग्रीन कलर का हरे रंग का एक मोल्ड उत्पन्न हो गया, हरे रंग का एक मोल्ड उत्पन्न हो गया, एक फफूंद उत्पन्न हो गया था उस प्लेट पर, जिसकी वजह से जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है वो ग्रोथ नहीं कर पा गया। मोल्ड है, उस मोल्ड क्यों नहीं कर पाया? स्टेफिलोकोकस है, मोल्ड में ऐसा क्या था, फफूंद में ऐसा क्या था जिसकी वजह से स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया है वो ग्रोथ नहीं कर पाया? तो इसका प्रभाव का कारण ये था कि इसके द्वारा एक रसायन उत्पन्न किया गया था जिसका नाम था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक रसायन उत्पन्न किया गया था जिसका नाम था मोल्ड के द्वारा एक रसायन उत्पन्न किया गया था जिसका नाम था पेनिसिलिन, जिसकी वजह से स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया है वो ग्रोथ नहीं कर पाया, इससे ही क्या हुआ था, पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई थी। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि ऑप्शन में ऐसा दिया जा सकता है कि पेनिसिलिन की खोज है वो एक हुई थी एक कवक से। आपको पता है कि पेनिसिलिन की खोज एक कवक से हुई थी। पेनिसिलिन की खोज है पेनिसिलियम नोटेटम से हुई थी जो एक कवक है, ठीक है। अब आपसे ऑप्शन में ये दे दिया जाए आपको, पेनिसिलिन की खोज हुई थी नंबर 1, पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई थी नंबर 1 कवक, नंबर 2 आपको दे दिया जाए सेवार, नंबर 3 आपको दे दिया जाए फफूंद, नंबर 4 आपको दे दिया जाए क्या, जीवाणु, बैक्टीरिया। तो आप क्या करोगे, क्योंकि आपने सुना है मोस्ट ऑफ की पेनिसिलिन की डिस्कवरी वो कवक से हुई थी, लेकिन आपके पास में ऑप्शन में फफूंद भी दे रखा है जो कि कवक का ही एक टाइप होता है, तो आपको करना होगा फफूंद न कि कवक। अगर आप कवक करोगे तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पहले आया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो फफूंद आपको करना है, मोल्ड आपको करना है, और ये मोल्ड था ग्रीन कलर का, और जो कि ग्रीन कलर के उसके स्पोर थे जो कि पेनिसिलियम नोटेटम, इसको आप ध्यान में रख लेना। तो इसके आगे मैं आपको बता दूं कि पेनिसिलियम नोटेटम है, मैं लिख के ही बता देती हूँ आपको। जो पेनिसिलिन की जो डिस्कवरी हुई थी वो कवक था पेनिसिलियम नोटेटम, कवक या फफूंद पेनिसिलियम नोटेटम, इससे किसकी डिस्कवरी हुई थी, पेनिसिलिन की। इतना आपको समझ में आ गया होगा। दो साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे, ये दो साइंटिस्ट थे। अर्नेस्ट चेन, ध्यान दीजिएगा इनका नाम याद रखना है आपको। अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक प्रभाव अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तो डिस्कवरी कर दी थी, लेकिन ये प्रभावकारी सिद्ध है या नहीं है इसकी पुष्टि की थी इन दो साइंटिस्ट ने, अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे, इन दो वैज्ञानिकों ने इन पर प्रयोग किया था, इनकी पुष्टि की थी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक पर। इस एंटीबायोटिक का जो सबसे पहले प्रयोग है वो किया था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो अमेरिकन सिपाही थे, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसमें जो
अमेरिकन सिपाही थे, घायल अमेरिकन सिपाहियों पर सबसे पहले इसका प्रयोग हुआ था। और 1945 की बात है, 1945 में इस कार्य के लिए इन तीनों वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नेस्ट चैन और हार्वर्ड फ्लोरे, इन तीनों वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार से इन तीनों वैज्ञानिकों को 1945 में जो है वो जो इनको नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। पेनिसिलिन के बाद में अन्य जो सूक्ष्म जीव हैं उनसे अन्य एंटीबायोटिक है उनकी भी डिस्कवरी हुई थी। वो मैं आपको एक लिस्ट के तौर पे मैं बता देती हूँ, उनको याद रखना है कि किस प्रकार की कौन सी सूक्ष्म जीव से कौन सी जो एंटीबायोटिक है उसकी डिस्कवरी हुई थी। सबसे पहले मैं बता देती हूँ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन तो आपको ध्यान में ही है, फिर भी लिख देती हूँ। पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई थी पेनिसिलियम स्पीसीज, राइट। सेकेंड जो एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन। मैं सारी एंटीबायोटिक नहीं बता रही हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट है उसके बारे में ही डिस्कस कर रही हूँ। स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो डिस्कवर किया था स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस जो एंटीबायोटिक है वो डिस्कवर की गई थी। नेक्स्ट जो एंटीबायोटिक है वो है क्लोरोमफेनिकोल। क्लोरोमफेनिकोल की जो डिस्कवरी है वो की गई थी आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली नामक जो सूक्ष्म जीव था उसके द्वारा इसकी डिस्कवरी है वो की गई थी। नेक्स्ट जो एंटीबायोटिक है वो है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन की जो डिस्कवरी है वो की गई थी स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस से इसकी जो डिस्कवरी है वो टेट्रासाइक्लिन की गई थी। नेक्स्ट जो एंटीबायोटिक है वो है नियोमाइसिन की जो डिस्कवरी है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्राइडे नामक जो सूक्ष्म जीव था उसके द्वारा नियोमाइसिन की डिस्कवरी की थी। तो ये इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन एंड नियोमाइसिन। और इनकी जो सूक्ष्म जीव थे किनसे ये एंटीबायोटिक प्राप्त की गई है वो पेनिसिलियम स्पीसीज है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस है, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली, स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस है, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्राइडे है। नेक्स्ट जो है एंटीबायोटिक के क्या क्या उपयोग हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मोटे तौर पर तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि एंटीबायोटिक का उपयोग है वो रोग नियंत्रण में किया जाता है। तो एंटीबायोटिक का उपयोग है वो पशु आहार और कुक्कुट आहार में किया जा रहा है। एंटीबायोटिक का जो उपयोग है वो आपका पशु आहार एंड जो कुक्कुट आहार है उसमें किया जा रहा है। कुक्कुट आहार में इसका उपयोग किया जा रहा है क्योंकि इस आहार के माध्यम से इनको एंटीबायोटिक खिलाई जा रही है जिनकी वजह से क्या होगा, इनमें विभिन्न जो रोग हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो पशुओं में और जो कुक्कुट जो मुर्गियों में जो रोग होते हैं वो नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट इसका जो उपयोग है पौधों में रोग नियंत्रण के लिए किया जा रहा है। ये मत समझिएगा कि एंटीबायोटिक सिर्फ मनुष्य के लिए है, नहीं, ये पौधों में भी जो रोग हैं उनके
कंट्रोल में एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक का जो उपयोग है, एक चीज हमेशा ध्यान में रख लेना कि एंटीबायोटिक का जो उपयोग है वो मानव को हमें है वो हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही एंटीबायोटिक का उपयोग लेना चाहिए, विदाउट डॉक्टर के नहीं। क्योंकि कई बार शरीर को हाई डोज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हम डायरेक्टली मेडिकल स्टोर से कुछ मेडिसिन वगैरह ले आते हैं, वो नहीं लेनी चाहिए विदाउट डॉक्टर की परमिशन के बगैर। तो हमारे शरीर को ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऐसी मेडिसिन हम ले लेते हैं। और कई बार क्या होता है कि हमें ज़रूरत होती है उन मेडिसिन की, तब वो काम नहीं कर पाती है। और एक बार डॉक्टर ने, हम लोगों में ये होता है कि डॉक्टर ने लिख दी 5 दिन की मेडिसिन या 10 दिन की मेडिसिन लिख दी, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, 10 दिन की मेडिसिन ले आते हैं। मेडिकल स्टोर वाले को ये बोलते हैं कि पैसों के चक्कर में 10 दिन की मेडिसिन दे दी, हम तो ठीक हो जाते 2 दिन में। एक्चुअली में ये है कि डॉक्टर सर ने जितने दिन की मेडिसिन लिखी है वो पूरा कोर्स करना चाहिए। अन्यथा क्या होता है कि कुछ कोर्स है, कुछ दिन के लिए वो मेडिसिन लेते हैं, बाहरी तौर पर ठीक हो जाते हैं, लेकिन अंदर का इम्यून सिस्टम है वो उस डिजीज़ के प्रति है वो इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता है, और नेक्स्ट बार वो जो बीमारी है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो पाती है और हाई डोज की मेडिसिन फिर लेनी पड़ती है। तो पौधों के रोग नियंत्रण में भी इसका उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट जो विभिन्न जो सर्दी, एक चीज़ ये है कि सर्दी जुखाम है उसमें सर्दी जुखाम में ये जो कॉमन फ्लू होते हैं उनमें एंटीबायोटिक कोई काम नहीं करती है। यानी कि क्या है, एंटीबायोटिक काम क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि ये वायरस के द्वारा होते हैं। तो एक चीज़ ध्यान में रख लेना कि वायरस के द्वारा जो डिजीज़ हो रही हैं, सर्दी अब क्या काम करते हैं कि मेडिसिन ले आओ, वो काम नहीं करती हैं। सर्दी जुखाम में, कॉमन कोल्ड में, ये कॉमन फ्लू है और वायरस के द्वारा होता है। इसमें वायरस के द्वारा जो डिजीज होती है उसमें एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। तो इसमें सर्दी कॉमन कोल्ड में ये एंटीबायोटिक लेने से बचना चाहिए। जो एंटीबायोटिक है वो प्लेग है, काली खांसी है, आपकी जो लेप्रोसी है, लेप्रोसी को बोला जाता है कुष्ठ रोग, लेप्रोसी को कुष्ठ रोग बोला जाता है। और जो गलघोटू जो बीमारी होती है जिसे डिप्थीरिया कहा जाता है, ओके, इनमें है वो इनके उपचार में एंटीबायोटिक बहुत लाभकारी सिद्ध होती है। ये जो डिजीज हैं जैसे कि प्लेग है, काली खांसी है, लेप्रोसी जिसे कुष्ठ रोग बोला जाता है, गलघोटू है, इनके उपचार में जो एंटीबायोटिक है वो अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होती है। अब मैं आगे औद्योगिक प्रोडक्ट में ही बात करती हूँ, वैक्सीन की औद्योगिक प्रोडक्ट में ही बात करती हूँ। एंटीबायोटिक पर बात हो गई, बेवरेज पे बात हो गई, और नेक्स्ट बात करते हैं वैक्सीन पर। वैक्सीन क्या होती है? सबसे पहले किसकी वैक्सीन है वो तैयार की गई थी, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। वैक्सीन को कहा जाता है टीका, वैक्सीन को टीका कहा जाता है। आपने सुना होगा या देखा होगा अपने घरों में भी, वो जो शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको जन्म से लेकर कुछ साल तक टीके लगाए जाते हैं। वो टीके क्यों लगाए जाते हैं कि जब रोग कारक शरीर में प्रवेश किया जाता है, रोग कारक जब शरीर में प्रवेश करता है तो उस रोग के खिलाफ है, जो रोग कारक जो रोग उत्पन्न करेगा उसके खिलाफ है शरीर के द्वारा प्रतिरक्षी उत्पन्न किए जाते हैं, शरीर के द्वारा प्रतिरक्षी उत्पन्न किए जाते हैं, एंटीबॉडी उत्पन्न किए जाते हैं। और शरीर को यह भी याद रहता है कि नेक्स्ट बार जब यह रोग होगा तो इसके खिलाफ किस प्रकार से लड़ाई करनी है। तो वैक्सीन क्या होता है, टीका क्या होता है?
टीका है वो मृत या फिर निष्क्रिय, टीका क्या होता है ध्यान दीजिएगा, मृत डेड या इनएक्टिव कंडीशन में सूक्ष्म जीव होते हैं। मृत या डेड इनएक्टिव कंडीशन में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको इंजेक्शन के थ्रू स्वस्थ मानव के शरीर में प्रवेश करवाया जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि जो शरीर का इम्यून सिस्टम है इन सूक्ष्म जीवों के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार कर लेता है। ये होता है वैक्सीन। वैक्सीन में डेड या इनएक्टिव मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को इंजेक्शन के थ्रू मानव शरीर में प्रवेश करवाया जाता है। ये सूक्ष्म जीव रोग नहीं फैला सकते क्योंकि ये डेड मृत कंडीशन में है या इनएक्टिव कंडीशन में है। अब क्या होगा कि सूक्ष्म जीवों के खिलाफ शरीर में चले तो गए, ये रोग नहीं फैला सकते। अब शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र होगा, इम्यून सिस्टम होगा, इनके खिलाफ एंटीबॉडी उत्पन्न कर लेगा। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, एक्चुअली में जब एक्टिव कंडीशन में कोई सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म शरीर में जब प्रवेश कर जाएगा तो शरीर को याद रहेगा कि कुछ सालों पहले ऐसा सूक्ष्म जीव शरीर में आया था, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाई थी। अब पहले से तैयार की हुई एंटीबॉडी एंड नवनिर्मित जो एंटीबॉडी है वो उस प्रवेश किए हुए सूक्ष्म जीव के खिलाफ लड़ाई लड़ती हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। ये प्रक्रिया होती है वैक्सीनेशन में। और ये जो मैंने बताया था इनएक्टिव कंडीशन में इंजेक्शन के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्वस्थ शरीर में प्रवेश कराने की करवाया जाता है, जिसे वैक्सीन कहा जाता है। इस प्रकार से ये वैक्सीन है, इस प्रकार से वैक्सीन है वो अपना कार्य करता है। अब मैं एक चीज आपको बताऊं इम्पोर्टेंट है, वो है कि किस किस बीमारी के वैक्सीन हैं वो तैयार किए जा चुके हैं। इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर के एग्जाम में पूछा गया है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो जो हैजा है, हैजा, चेचक, हेपेटाइटिस, पोलियो, इन सब डिजीज के इन सब डिजीज के हैं, एक अक्सर रोग है, इनकी क्या है वैक्सीन तैयार किए जा चुके हैं। हैजा के, चेचक के, हेपेटाइटिस के, पोलियो के, अक्सर रोग के, इन सब के वैक्सीन हैं वो तैयार किए जा चुके हैं। चेचक के टीके की खोज मैं बताऊं, सबसे पहले चेचक के इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान दीजिएगा। बात है 1798 की, 1798 में चेचक के टीके की खोज है वो की थी एक साइंटिस्ट थे एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। अब बात करते हैं वैक्सीन हो गया, बेवरेज हो गए, एंटीबायोटिक हो गया, वैक्सीन हो गया। नेक्स्ट जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है उनमें बात करते हैं कुछ रसायन की, कुछ ऐसे एंजाइम वगैरह की, इनकी। बात करते हैं आगे रसायन, एंजाइम एवं अन्य जैव सक्रिय अणु। रसायन, एंजाइम और अन्य जैव सक्रिय अणु जैसे कि आप देख सकते हो रसायन में कार्बोनिक एसिड वगैरह, अल्कोहल वगैरह, एंजाइम वगैरह, इनका जो उपयोग है वो सूक्ष्म जीवों, इनको प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग है वो बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। अम्लीय प्रोडक्ट में मैं एसिड प्रोड्यूशन में मैं आपको बताऊं तो जैसे कि रसायन, कार्बोनिक एसिड वगैरह वो इस कैटेगरी में ही आते हैं। इनको प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जा रहा है, मतलब लाभदायक सूक्ष्म जीवों की बात हो रही है। एसिड प्रोड्यूशन में मैं आपको बताऊं, अम्ल उत्पादन में मैं आपको बताऊं,
अम्ल उत्पादन में मैं बात करूं तो एसिड काम ही लिया जाता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड है, उसको उत्पन्न करने के लिए एक कवक है जिसका नाम है एस्परजिलस नाइगर। इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, एस्परजिलस नाइगर है, एस्परजिलस नाइगर है जो कि एक कवक है। इस कवक का उपयोग, इस सूक्ष्म जीव का उपयोग सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए जिस बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है वो बैक्टीरिया होता है एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरिया, एसिटाई। और ये क्या है, ये एक जीवाणु है, एक बैक्टीरिया है। एसिटिक एसिड के लिए इस बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटिक एसिड जो है, ब्यूटिक जो एसिड है, उस ब्यूटिक एसिड के निर्माण के लिए उपयोग में लिया जाता है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम जो कि एक प्रकार का जीवाणु ही होता है। नेक्स्ट जो है लैक्टिक एसिड है, और लैक्टिक एसिड के बारे में आप सबको पता ही होगा। लैक्टिक एसिड को उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लिया जाता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या है, मैंने कल ही इसके बारे में डिस्कस किया था। ये एक तरह का जीवाणु ही है। तो ये था कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में सूक्ष्म जीव जो उपयोग में आ रहे हैं उनमें जो रसायन में एसिड प्रोड्यूसर में एसिड उत्पादन करने के लिए ये सारे के सारे एसिड हैं, ये ह्यूमन के लिए उपयोगी होते हैं। उनमें कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं वो उपयोग में लिए जाते हैं। सिट्रिक एसिड को एस्परजिलस नाइगर नामक कवक के द्वारा, एसिटिक एसिड को एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जीवाणु के द्वारा, ब्यूटरिक एसिड को क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम नामक बैक्टीरिया के द्वारा, और लैक्टिक एसिड को लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के द्वारा इनको उत्पन्न किया जाता है। एथेनॉल का उपयोग भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है जो कि सूक्ष्म जीव के द्वारा ही पॉसिबल है। नेक्स्ट जो चीज ये आती है कि लाइपेज का जो निर्माण है, लाइपेज का जो निर्माण है, लाइपेज का जो निर्माण है वो भी सूक्ष्म जीव के द्वारा किया जाता है। लाइपेज का क्या उपयोग होता है, लाइपेज में जो ये डिटर्जेंट स्वरूपण के रूप में, अपमार्जक स्वरूपण के रूप में लाइपेज काम करता है। और जो कपड़ों से जो कपड़ों से जो तेल के धब्बे होते हैं उनको हटाने में लाइपेज है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कपड़ों से तेल के धब्बे को हटाने में, कपड़ों की धुलाई करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस लाइपेज को जिस सूक्ष्म जीव के द्वारा उत्पन्न किया जाता है वो आपका है कैंडिडा, वो आपका है एस्परजिलस। ये जो कैंडिडा, एस्परजिलस, ये पेनिसिलियम जो फंजाई वगैरह है, इनके द्वारा लाइपेज का प्रोडक्शन किया जाता है। एक चीज आपने देखी होगी, जो बाजार में मिलने वाला वो आपका फ्रूट रस होता है, एक मार्केट में मिलने वाला, एक बाजार में मिलने वाला जो फ्रूट जूस होता है आपका, और वर्सेस एक घर में बनाने वाला जो फ्रूट जूस होता है, उसमें आपने डिफरेंस ये देखा होगा कि मार्केट का जो फ्रूट जूस होता है वो साफ कलर का होता है, और जो घर में बनाया हुआ फ्रूट जूस होता है वो इसकी तुलना में साफ नहीं होता है, साफ कलर का दिखाई नहीं देता है। उसका कारण ये है कि एक एंजाइम होता है, एंजाइम की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में जो
एंजाइम होते हैं सूक्ष्म जीव के द्वारा ही उत्पन्न किए जाते हैं, और वो एंजाइम होता है पैक्टिनेजेज एंजाइम। पैक्टिनेजेज और प्रोटीएजेज। पैक्टिनेजेज और प्रोटीएजेज एंजाइम है, उसकी वजह से ही ये साफ कलर है वो दिखाई देता है, और इसको प्राप्त किया जाता है जिस सूक्ष्म जीव के द्वारा। वो सूक्ष्म जीव होता है एस्परजिलस, वो सूक्ष्म जीव होता है राइजोपस। इनके द्वारा इस पैक्टिनेजेज और प्रोटीएजेज एंजाइम को राइजोपस है, म्यूकर है, एस्परजिलस है, इसके द्वारा पैक्टिनेजेज और प्रोटीएजेज एंजाइम को तैयार किया जाता है, और ये एंजाइम जो जूस बनाया जाता है उसको प्योर कलर प्रदान है वो करता है। नेक्स्ट एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेफिलोकोकस। स्ट्रेफिलोकोकस जीवाणु। स्ट्रेफिलोकोकस जो जीवाणु है ये क्या काम करता है? ये स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का एंजाइम है। स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का एंजाइम है, वो इससे स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होता है, इसी स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का एंजाइम है वो उत्पन्न किया जाता है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा मॉडिफाइड होता है, और इसका उपयोग है जो रोगी होते हैं उन रोगियों की जो रक्त वाहिनी होती है, उस रक्त वाहिनी में कई बार रक्त का थक्का बन जाता है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम इस रक्त के थक्के को हटाने का काम करता है। कहने का तात्पर्य है क्लॉट ब्लस्टर मेडिसिन के रूप में ये काम करता है। क्लॉट ब्लस्टर थक्का स्पोर्टर मेडिसिन के रूप में ये काम करता है। नेक्स्ट जो बात करते हैं अगली, एक जैव सक्रिय अणु होता है, जैव सक्रिय एक मॉलिक्यूल होता है, उसका नाम होता है स्काइलोस्पोरिन ए। स्काइलोस्पोरिन एक जैव सक्रिय मॉलिक्यूल होता है, ध्यान दीजिएगा। स्काइलोस्पोरिन एक जैव सक्रिय बायोएक्टिव मॉलिक्यूल होता है, और इसका जो उत्पादन है वो किया जाता है ट्राइकोडर्मा पोलोस्पोरिन। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरिन नामक जो कवक होता है, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरिन कवक होता है, सूक्ष्म जीव है ये ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरिन। इस सूक्ष्म जीव का उपयोग स्काइलोस्पोरिन एक जैव सक्रिय अणु होता है, इसके प्रोडक्शन में किया जाता है, और स्काइलोस्पोरिन ए है जैव सक्रिय अणु है, इसका उपयोग किया जाता है इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, संदमन करने के लिए। कैसे कि जब अंग प्रत्यारोपण के टाइम पर, किस टाइम पर? इम्यून सिस्टम को सप्रेस ऐसे सप्रेस करना तो हानिकारक होता है, लेकिन एक सिचुएशन कंडीशन है अंग प्रत्यारोपण के समय, अंग प्रत्यारोपण पर इम्यून सिस्टम को संदमन करने के लिए इस बायोमोलिक्यूल का उपयोग किया जाता है। कैसे? क्योंकि इम्यून सिस्टम को पहचान होती है अपनी बॉडी की सेल की। मान लो मेरा लीवर है वो खराब हो गया है, मुझे एक किडनी की रिक्वायरमेंट है या लीवर की ज़रूरत है, जैसे एक किडनी ट्रांसप्लांट करना है, तो दूसरे व्यक्ति का जो किडनी मुझे लेना है तो उसकी सेल अलग टाइप की होंगी, मेरी सेल का फ्लैग है, टैग है, वो अलग टाइप का होगा। तो
इम्यून सिस्टम है वो पहचान जाएगा कि इस व्यक्ति की ये कोशिकाएं नहीं है, इट मीन्स इनको नष्ट करना, इनको नष्ट कर देना है इससे बचाने के लिए। अगर नष्ट कर देगा तो किडनी ट्रांसप्लांट है वो रुक जाएगा, हो ही नहीं पाएगा। इससे बचाने के लिए इम्यून सिस्टम को बेवकूफ़ बनाया जाता है और कुछ टाइम तक, यहाँ तक भी सालों तक इसका जो स्पाइरोस्पोरिन है इसका इंजेक्शन है वो दिया जाता है और ये सूक्ष्म जीव ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। एक जो मोनोस्कस परप्यूरियम यीस्ट है, मोनोस्कस परप्यूरियम, इनके नाम है वो याद रखना भाई, इम्पोर्टेंट है सारे के सारे। मोनोस्कस परप्यूरियम यीस्ट है से उत्पन्न स्टैटिन का उपयोग है वो रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम, मोनोस्कस परप्यूरियम यीस्ट से जो स्टैटिन का से उत्पन्न जो स्टैटिन का जो उपयोग है उसका उपयोग रक्त कोलेस्टेरोल को कम करने के लिए किया जाता है। रक्त कोलेस्टेरोल को कम करने के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है और इसके रक्त कोलेस्टेरोल के संश्लेषण के लिए जो उत्तरदायी एंजाइम होते हैं वो एक तरह के इसके जो एंजाइम होते हैं वो कॉम्पिटिटर इनहिबिटर के भांति कार्य करते हैं। इस प्रकार से आज का जो टॉपिक है वो यहाँ कंप्लीट होता है। टॉपिक थोड़ा लेंथी था, थोड़ा टफ था क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीवों के नाम हैं वो याद करने हैं तो वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि लाभदायक सूक्ष्म जीवों की बात यहाँ पे हो रही है। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।